नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज हम बात करेंगे सत्यपाल मलिक और राहुल गांधी। दोनों की अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, ये जग जाहिर है, सबको पता है। लेकिन इस पूरे वीडियो में हम इनके इंटरव्यू का पोस्टमार्टम करेंगे, विश्लेषण करेंगे और फिर हम जो है इसके विश्लेषण के बाद में इस कसौटी पे पहुंचेंगे कि इस इंटरव्यू में कितना दम है और क्या ये राहुल गांधी को जीत दिलाएगा या नहीं दिलाएगा। तो हम इन सभी चीज बातों के ऊपर चर्चा करेंगे बारीकी के साथ में। क्या इसमें झूठ बोला गया, क्या प्रोपेगेंडा इसमें इस्तेमाल किया गया, वो सारी बातों पे। अब मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि जिन लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब करें और वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि ये आपके जो है कई बार हमारे को जो चीज़ें दिखाई जाती है हम उनके ऊपर भी विश्वास कर लेते हैं। तो वो जो आंखों पे जो पट्टी होती है हम उसको भी हटाने की कोशिश करेंगे। ये एक मेरा थोड़ा सा एक प्रयास रहेगा, तो अंत तक बने रहें। और अगर उसके बाद में आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अगर आपके कोई सुझाव हो तो वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में छोड़ें। सबसे पहले हम आते हैं सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक आपने देखा होगा किसान आंदोलन के बाद में ये ज़्यादा एक्टिव है, प्रोएक्टिव मोड पे जिसको हम कहते हैं। और इनको लगा था कि शायद भारतीय जनता पार्टी जो है उनको राज्यसभा में सांसद बना के भेजेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसके बाद से ये लगातार जो है वो नरेंद्र मोदी पे हमलावर है। इसका फायदा उठाने की कोशिश की है राहुल गांधी ने, क्योंकि राहुल गांधी आपको पता है इलेक्शन आने वाले हैं, तो अभी वो भी एक्टिव मोड पे हैं। और इससे पहले जो है वो राहुल गांधी को आपने देखा हुई होगा, कई बार वो पंक्चर की दुकान पे जाते हैं, कई बार वो ट्रक में राइड करते हैं, वो सारी चीज़ें आपने देखी होगी। किसानों के साथ वो जो है खेत में काम करते हुए दिखते हैं। तो ये चलो, अगर पॉलिटिकल एजेंडा के लिए देखते हैं तो चलो ठीक है, अच्छी बातें हैं, जाना भी चाहिए, सोशल होना भी चाहिए। लेकिन जब महत्वाकांक्षा अलग हो तो फिर ये चीज़ें जो है वो थोड़ी सी हमें उलझाने लग जाती है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस इंटरव्यू की अगर हम बात करें तो इस इंटरव्यू में जो है वो सत्यपाल मलिक के पास नहीं जाते, ये सत्यपाल मलिक को अपने यहाँ इनवाइट करते हैं। और इस 28 मिनट के पूरे अगर आप इंटरव्यू को देखोगे तो ये इंटरव्यू जो है वो पूरा स्क्रिप्टेड है और दूसरा एडिटेड है। अब एडिट करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? इस वीडियो में वही कंटेंट जो है वो रखा गया है जो नरेंद्र मोदी को टारगेट करे। इसके अलावा जितने भी जो थे वो सारे एडिट कर दिए, लेकिन फिर भी एक गलती हुई है, उसके भी हम बात करेंगे और उससे आपको थोड़ा सा अंदाजा भी लग जाएगा कि ये जो इंटरव्यू है इसमें कितना दम है। तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि सत्यपाल मलिक जो है वो जनपद दिल्ली आते हैं, मतलब वो उनके घर नहीं जाते, वो राहुल गांधी के यहाँ आते हैं। फिर उसके बाद में जो है वो इंटरव्यू अपने सेटअप पे, और ये इंटरव्यू जो है वो कम से कम 8-10 दिन पुराना भी लग रहा है, क्योंकि उसके बाद ये एडिट किया हुआ है। अब इस इंटरव्यू की अगर हम बात करते हैं तो इस इंटरव्यू में पहले हम सवाल जवाब पे आते हैं कि पहला ही जो सवाल शुरू होता है वो होता है सत्यपाल मलिक के राजनीतिक कैरियर की। तो सत्यपाल मलिक जो है वो 1973 की बात कर रहे हैं, जब चरण सिंह की सरकार थी। तो उनके मुताबिक अगर हम उसकी बात करें तो चरण सिंह जो थे उनको 30 एमएलए छोड़ के जाने वाले थे, और उस वक्त जो है वो चरण सिंह ने सत्यपाल मलिक को बुलाया और उनको बुलाया कि अब आपको जो है मेरी पार्टी को आपको ही संभालना है। तो ये वैसे थोड़ा हास्यास्पद भी लगता है, क्योंकि इतने बड़े पार्टी के नेता अगर 30 एमएलए छोड़ भी जा रहे हैं तो वो सारी पार्टी का जो है, जिसको कहते हैं कि जिम्मेदारी जो है वो अकेले सत्यपाल मलिक को दें, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। खैर, वो 1973 की बात थी, क्योंकि मैं तो शायद पैदा भी नहीं हुआ था। तो उस वक्त क्या घटनाक्रम चला था या क्या हुआ था वो खैर वही जाने। उसके बाद में वो 1974 में उनको इलेक्शन में खड़ा किया, एमएलए भी बने, फिर लोकसभा में भी गए और उसके बाद में राज्यसभा में 2 बार सांसद भी रहे, और फिर उसके बाद में जम्मू कश्मीर के गवर्नर भी बने। और ये एग्जैक्ट जो जहाँ पे ये बात आनी चाहिए थी, अब ये दूसरे सवाल से वहां आ जाती है, और वो है पुलवामा अटैक। अब आप मजे की बात देखिए, क्योंकि पुलवामा अटैक जो है वो लगातार आपने देखा होगा कि जब ये हुआ था सारा कुछ, तब भी नरेंद्र मोदी को जो है ब्लेम किया जाता था, और फिर उसके बाद में कोइंसिडेंटली कहूंगा मैं इसको, क्योंकि कांग्रेस को लग रहा था कि अब की बार जो है वो 2019 में 14 फरवरी 2019 आपको याद होगा, इलेक्शन से ठीक पहले जब ये पुलवामा अटैक हुआ था, तो कांग्रेस पार्टी को ये लगा था कि अब जो है वो नरेंद्र मोदी को हमने पकड़ लेंगे और इस इलेक्शन की रेस से उसको बाहर कर देंगे। खैर, ये उनका दाव उल्टा पड़ा, और उल्टा ऐसे पड़ा कि उसके कुछ दिनों बाद में जो है वो भारत सरकार ने बालाकोट एयर स्ट्राइक किया,
उसके बाद में इन्होंने सबूत भी मांगे, सेना के ऊपर सवाल भी उठाए, वो तमाम तरह की चीज़ें जो है वो जनता ने देखी और फिर उसके बाद चुनावी माहौल जो है वो पलटा और सारी चीज़ें जो है वो नरेंद्र मोदी के फेवर में चली गई, ये सबको पता है। लेकिन इस इंटरव्यू में क्या हुआ हम उसको भी समझते हैं। इस इंटरव्यू में जो था वो जब ये बात की गई जम्मू कश्मीर के बारे में, तो सत्यपाल मलिक ने कहा कि जम्मू कश्मीर जो है उनकी पब्लिक वहाँ की खुश नहीं है क्योंकि वो पूर्ण राज्य की मांग करते हैं और वो कतई जो है लद्दाख को जो यूनियन टेरिटरी बनाई है उसके फेवर में नहीं है। और जब राहुल गांधी पूछते हैं कि ऐसा क्यों, तो उनका जवाब आता है कि उनको लग रहा था कि पुलिस जो है वो रिवोल्ट कर देगी, जबकि हमने देखा है कि 370 के समय से पहले ही, जब से अमित शाह जो है वो एक्टिव हुए थे जम्मू कश्मीर में, तो पुलिस जो है वो पूरा होम मिनिस्ट्री के साथ में खड़ी थी। उसके बाद में इन्होंने बोला कि अब जो है वो टेररिज्म की जो घटनाएं हैं वो कम करने की बात कर रहे थे, लेकिन ज़्यादा हो रही है। राजौरी में उन्होंने जो है वो कश्मीर वैली का नाम लिया, पत्थरबाजी की बात की। लेकिन आपने देखा होगा कि जो 370 हटने से पहले जब सेना जो है वो कोई भी ऑपरेशन करती थी, किसी आतंकवादी को पकड़ती थी, तो जम्मू कश्मीर की जो जनता थी वो उसके ऊपर पत्थरबाजी करती थी। लेकिन 370 हटने के बाद में हमने ऐसी एक भी घटना आज तक ना देखी है ना सुनी है। तो ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाता है। दूसरा, आतंकवादी घटनाएं अगर इस बार बढ़ी है तो आपने देखा होगा कि 2014 के बाद में जब आतंकवादियों के वहां पे ऑपरेशन हुए जम्मू कश्मीर में, और उसके बाद में कितने आतंकवादियों को ढेर कर दिए, जबकि पहले जो है वो आतंकवादी दिल्ली तक पहुंच जाते थे। आप मुंबई की बात करें, मुंबई में हुआ, जयपुर में कई हमले हुए, और 2014 के बाद में ऐसा कुछ है नहीं। और एक बड़ी चीज जो थी वो ये थी कि 2014 से पहले हर जगह लिखा होता था कि लावारिस वस्तुओं को या बैग को हाथ ना लगाएं, लेकिन अब जो है वो ऐसी चीजें नहीं है, क्योंकि आतंकवादी जो है घुसपैठ करते हैं लेकिन जम्मू कश्मीर को जो है वो क्रॉस ही पार ही नहीं कर पाते। तो ये सारी चीजें हमने देखी है, इसलिए थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाता है। खैर, अब हम मुद्दे की बात पे आते हैं, पुलवामा अटैक। तो जब पुलवामा अटैक पे राहुल गांधी सत्यपाल मलिक से कुछ सवाल करते हैं, तो उनका पहला जो आंसर आता है, मैं ये नहीं कहता कि पुलवामा अटैक जो है वो इस सरकार ने करवाया है। मतलब आप कहना तो चाह रहे हो लेकिन डायरेक्ट नहीं कह पा रहे हो कि ये सरकार ने करवाया है। दूसरा, जब उन्होंने पूछा गया तो ये बोले कि मैंने जो है वो मोदी को, वैसे मोदी जी भी नहीं, तू तड़ाके से इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज यूज की गई है कि जब मैंने मोदी को फोन किया तो पहले तो इनका लगा नहीं, क्योंकि उस वक्त आपको पता होगा कि नेशनल जो कॉर्बेट जो पार्क था उसमें नरेंद्र मोदी की जो है वो कुछ सूट चल रहा था। और जब ये पुलवामा हुआ तो ये उसी वक्त की घटना है। तो उसके बाद में 5-6 बजे सत्यपाल मलिक का कहना है कि 5-6 बजे के आसपास मेरी इससे बात होती है, इससे मतलब प्रधानमंत्री से। तो मैंने सीधा ही बोला कि इसमें जो है वो हमारे कमी है, मतलब ये जो है घटना उसमें हमारी कमी है। खैर, वैसे अगर हम सोचते हैं तो कमी खुफिया एजेंसियों की तो है ही है, क्योंकि कोई भी घटना होती है तो खुफिया एजेंसी, जब खुफिया तंत्र हमारा जो है वो फेल हो जाता है तो उसके बाद में ही ऐसी घटनाएं होती है। तो इसमें हम डिनाई नहीं कर सकते कि ऐसा कुछ हुआ है। लेकिन आगे की बात जो है वो तो बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है कि नरेंद्र मोदी ने मुझे ये बोला कि भाई तू चुप रह और अभी कोई ऐसा कोई स्टेटमेंट देना नहीं है। फिर उसके बाद में इनकी जो है वो अजीत डोभाल से बात होती है और फिर उनसे भी यही बात चलती है, और ये कहते हैं कि अजीत डोभाल भी मेरे जो है वो क्लासमेट रहे हुए हैं, एक साथ पढ़े हुए हैं। अब इसके बाद में इन्होंने एक कंट्रोवर्शियल चीज जो छोड़ी है वो अब मैं आपको बता देता हूं, शायद इसको जो है वो एडिट करने वाले भी भूल गए, कि इस बात को दबाने के लिए फिर ये लोग जो है वो खुद की गलती मानने के बजाय ये तीसरे दिन जो है वो बालाकोट करेंगे, हम ये करेंगे, उन चीजों पे बात करने लग गए। अब आप एक बार अंदाजा लगाइए। अब मैं आप ही के बारे आपको ही एक कुछ चीजें छोड़ना चाहूंगा कि आप खुद ही इसका विश्लेषण अब आगे का आप कर लें। 14 फरवरी को जो है वो पुलवामा अटैक होता है। उसके 3 दिन बाद 17 फरवरी को जो है वो सत्यपाल मलिक को ये पता चल जाता है कि पुलवामा अटैक होगा। वो सॉरी, बालाकोट एयर स्ट्राइक करेगी सरकार, जबकि बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी 26 फरवरी को, आफ्टर 12 डेज। और उसके बाद में ये प्लानिंग की गई थी, और ये इतनी कॉन्फिडेंशियल होती है कि इसमें जो है वो सिर्फ डिफेंस, प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस, होम मिनिस्ट्री, कुछ लोग ही इसमें शामिल होते हैं, उसके अलावा जो है वो किसी को पता भी नहीं होता। और इसकी जो है वो बाद में प्लानिंग की गई थी। तो सत्यपाल मलिक जो है एक बहुत बड़ा झूठ यहाँ पे बोल के चले जाते हैं,
और जिन्होंने एडिट किया वो उसको काटना छोड़ देते हैं कि तीसरे दिन ही ये बोलने लगे कि हम बालाकोट करेंगे, मुद्दे को भटकाने के लिए, कि इसमें जो है वो सरकार की कमी है। इसलिए इसको ध्यान डाइवर्ट करने के लिए इन्होंने एक जिसको बोलते हैं कि जुमला छोड़ा कि हम बालाकोट एयर स्ट्राइक करेंगे। तो सत्यपाल मलिक खैर गवर्नर रोए हुए हैं, लेकिन एक इतनी बड़ी बात बोलते हुए उनको शर्म नहीं है कि उनको तीसरे दिन वो ये कह रहे हैं कि बालाकोट एयर स्ट्राइक करेंगे, जबकि बालाकोट एयर स्ट्राइक जो है वो 26 फरवरी को होती है, 12 दिन के बाद में। तो आपको 3 दिन के बाद कैसे पता चला? क्योंकि उसके 5 से 7 दिन बाद में तो जो है वो मीटिंग होती है, फिर उसके बाद में प्लानिंग होती है और उसके बाद में तय होता है कि बालाकोट एयर स्ट्राइक करेंगे। और तब तक किसी को नहीं पता था कि बालाकोट एयर स्ट्राइक भी होगा, क्योंकि पहले जो है वो प्रधानमंत्री जो है वो मीटिंग करते हैं और फिर जो है वो एयरफोर्स वगैरह की इनकी जो है वो एक राय लेते हैं, एक प्लान क्या है वो देखते हैं और उसके बाद में ये चीज़ें तय होती है। तो ये सबसे बड़ा झूठ इस इंटरव्यू का जो था वो एडिट करना ये बोल गए। अब आप इसको मैं ये नहीं कहता कि आप मेरी बातों पे विश्वास करें, आप इंटरव्यू को देखें एक बार। मैंने ये नोट की, मैंने वो चीज़ निकाली वहाँ से। दूसरा जो था उन्होंने बोला कि ये गाड़ी जो थी वो 10 दिन तक वहाँ से घूम रही थी। तो जब अगर आपको पता है, आप वहाँ के गवर्नर हो, तो फिर आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? और एक झूठ और बोला कि इनकी जो एप्लीकेशन थी वो 4 महीने से पेंडिंग थी, इन्होंने 5 एयरक्राफ्ट माँगे थे। तो कभी भी जो है वो आर्मी का कोई भी कॉन्वे हो, अगर वो ऐसी चीज़ें करती है तो फिर ये जो है वो डिफेंस मिनिस्ट्री की जो फाइल होती है वो गवर्नर के पास नहीं आती है, उनके पास। जबकि ये बोल रहे हैं कि अगर वो मेरे से माँगते तो मैं उनको दे देता, जबकि गवर्नर के हाथ में ये चीज़ें होती नहीं है। अब आता है जो ये बोलते हैं कि जम्मू कश्मीर के हालात जो है वो बिगड़ गए, तो यही सत्यपाल मलिक जो है वो कंट्रोवर्सी इसलिए खड़ी हो जाती है कि जब ये गवर्नर थे, तब ये बोलते थे कि नरेंद्र मोदी ने मुझे इसलिए भेजा है कि हमें जम्मू कश्मीर को चमकाना है, ताकि जम्मू कश्मीर की जनता को ये लगे कि हम पाकिस्तान की जो कश्मीर का हिस्सा है उससे हम कितना आगे हैं और वो इन चीज़ों से दूर हो जाएं। तो जो ये बोलते थे कि चमकाना है, और उसके बाद में हमने रिजल्ट भी देखे हैं। 370 हटने के बाद में जम्मू कश्मीर में कितना विकास हुआ है, ये सारी चीज़ें सामने हैं। दूसरा, अब राहुल गांधी जो है वो अपना पक्ष क्या रखते हैं? राहुल गांधी बोलते हैं कि उस दिन जो है वो मैं एयरपोर्ट पे गया और मुझे जो है वो कमरे में बंद कर दिया, क्योंकि इनके जो है वो शहीदों के जो पार्थिव शरीर थे वो लाए जा रहे थे और प्रधानमंत्री को आना था। तो ये आपको पता है कि जब भी प्रधानमंत्री को आना होता है तो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, चाहे वो एमएलए हो, चाहे एमपी हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, उसकी एंट्री जो है वो क्लोज कर दी जाती है। तो ये राहुल गांधी की कंट्रोवर्सी है। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किसको प्रमोट करने का। एक सवाल जिसमें ये था, सत्यपाल मलिक बोलते हैं कि चरण सिंह जो थे बस उनमें एक ही दिक्कत थी, मतलब वो कमी भी बताते हैं, जो इनको राजनीति में लेके आए आपने उनको ही नहीं छोड़ा। तो नरेंद्र मोदी तो क्या चीज़ है, क्योंकि आप दूसरे सुब्रमण्यम स्वामी बनने की ओर हो। क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी की अगर महत्वाकांक्षा देखें तो उनका भी यही था कि वो एक दिन प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन उनके ख्वाब ख्वाब ही रह गए। और यही आपके साथ हुआ है, क्योंकि आपने ये बोला कि चरण सिंह जो थे उनमें एक दिक्कत थी कि वो प्रधानमंत्री का पद पाना चाहते थे। तो कौन राजनीति में जो लीडर होगा जो प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहेगा? जो आपके साथ जो आपका इंटरव्यू ले रहा है वो तो 2004 से लगा हुआ है कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है। तो ये भी थोड़ा सा जो है, ये कंट्रोवर्शियल नहीं कह सकते इसको, ये थोड़ा सा एक हास्यास्पद जिसको हम कहते हैं वो वाला यहाँ पे जो है वो सिर्फ होगा। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद में ये आ जाते हैं अपने रटी रटाई चीज़ों के ऊपर, क्योंकि इनके पास 3 ही मुद्दे थे और वो एक मुद्दा था कि अडानी। तो सत्यपाल मलिक बोलते हैं कि आपने जो है इस मुद्दे को घर घर तक पहुंचा दिया, और वाकई में ठीक है, अडानी के ऊपर जब से सवाल जवाब हुए हैं तो ये घर घर तक पहुंचा है। लेकिन जब से अडानी को अटैक करना शुरू हुआ है, आपने देखा होगा हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, अडानी की नेटवर्थ नीचे गिरी, फिर उसके बाद में सेबी की जांच हुई और उसके बाद में जो है उसमें कहीं भी अनियमितताएं पाई हुई नहीं दिखाई दी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पे इन्होंने रफाल की तरह ये छोड़ तो दिया, लेकिन यहाँ पे भी ये थोड़े से गलत ट्रैक पे चले गए। इसके अलावा इन्होंने बोला कि अभी कोयला इंडोनेशिया से जो है, राहुल गांधी का कहना था कि कोयला जो है वो खरीदा जाता है और उसके बाद में ये जब भारत में आता है तो इसकी जो है वो रेट दुगनी हो जाती है, मतलब और वैल्यूएशन हो जाती है। और ये स्टार्ट किसने किया था? इसमें पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था कि आनंद फानन में राहुल गांधी ने बोल तो दिया, लेकिन 2016 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार थी तब ये डीआरआई ने ये स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे भी इन्होंने कोई नई बात नहीं बोली। और जहाँ अडानी को टारगेट करने की बात थी, तो अभी एक बहुत ताज़ा जिसको हम बात करें, महुआ मोइत्रा, शशि थरूर, ये सब लोग जो एक ही मुद्दा उठाते थे, राहुल गांधी के जो चेले बने हुए थे, अडानी का जो मुद्दा उठाते थे। और अब जो चीज़ें हैं वो पलटती हुई नजर आ रही है कि हीरानंदानी एक लव स्टोरी चलती है और एक
ऐसी औरत जो एक को पहले अनंत देहदराई के साथ होती है, फिर हीरानंदानी के साथ रहती होती है, और उसके बाद में वहाँ से बड़े बड़े जो है वो महंगे गिफ्ट लेती है, संसद में जो है वो सवाल जवाब करती है, और हीरानंदानी ये एक्सेप्ट किया है। मैं यहाँ पे हवा में बात नहीं कर रहा, अब जो है आरोप प्रत्यारोप की बात अलग होती है, लेकिन हीरानंदानी ने हलफनामे को भी प्रूव किया है कि जो हलफनामा उन्होंने भेजा है वो दुबई से उन्होंने नोटराइज करके भेजा है, और व्यक्तिगत रूप से उन्होंने जो है वो मीडिया हाउस के ऊपर, जो चैनल के ऊपर आके उसको स्वीकार किया है कि हलफनामा मैंने दिया है। और उस वक्त जो था एनआईसी की जो साइट थी उसके ऊपर लॉगिन और पासवर्ड जो संसद के सांसदों की जो होती है उसको मैंने दुबई से लॉगिन किया था, और महुआ मोइत्रा के कहने पे मैंने सवाल उसके ऊपर डाले थे जो सीधे तौर से जो है वो अडानी को अटैक कर रहे थे। तो इससे इनकी जो है वो मानसिकता का पता चलता है कि इनकी मानसिकता क्या है। ये हुआ आपका अडानी का मुद्दा। अब आते हैं कास्ट सेंसस। कास्ट सेंसस की बात करते हैं तो आपको पता ही होगा कि जिनको खुद की कास्ट का पता नहीं है वो कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, ओबीसी की। तो अगर कोई इनसे पूछे कि इससे पहले जो है 2014 से पहले किसकी सरकार थी और उसने आज तक जो है वो इसके ऊपर क्या किया और क्या नहीं किया, वो सबको पता है। आरक्षण, आज आप देख ही रहे हो आरक्षण की वजह से क्या चीज़ें चल रही है। और फिर उन्होंने एक और बोला था कि ये सारी जो चीज़ें होती है वो ध्यान भटकाने के लिए होती है, क्योंकि जब भी एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने बोला कि जब भी मेरी सिस्टर, मतलब उनका इशारा जो था वो प्रियंका गांधी की तरफ था कि उन्होंने जब पुलवामा का मुद्दा उठाया उत्तर प्रदेश में, तो उसके बाद में जो है वो अतीक हत्याकांड हो गया। तो ये जो है वो ध्यान भटकाने के लिए होता है। अब अतीक हत्याकांड कैसे हुआ ये आपको भी पता है, और हो गया, ठीक है, एक गलत बंदा था वो मारा गया, हो गया उसका काम। अब उसको आप ये नहीं कह सकते कि वो अच्छा इंसान था या ये था, लेकिन इनको आपस में जो है वो जोड़ना होता है कि चिट भी मेरी और पट भी मेरी। ब्लेम सारा जो है वो सरकार को करना है, जो अच्छे काम किए वो इन्होंने किए, लेकिन इन्होंने क्या किया वो सबको पता है। सीधे तौर पे भ्रष्टाचार के आरोप नरेंद्र मोदी पे नहीं लगा सकते। इन्होंने इशारा भी किया था सत्यपाल मलिक ने कि वो 20,000 करोड़ जो है वो इनडायरेक्टली जो है वो नरेंद्र मोदी का पैसा है। भी क्यों चाहिए उनको पैसा, फिर आप योगी के लिए भी बोलोगे। लेकिन ये चीज़ें जो है वो जनता पहले से समझ चुकी है और जानती भी है कि इनका ये क्या करने वाले हैं, क्या कर रहे हैं। क्योंकि इस पे मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, सुब्रमण्यम स्वामी, उनके भी एक इंटरव्यू का जो है हमने पोस्टमार्टम किया था। इसके अलावा इस इंटरव्यू में एक और मज़ेदार बात जो आप देखोगे, राहुल गांधी कहते हैं कि जब संसद में मैं जाता हूँ तो मेरे जो है स्पीकर जो है वो बंद कर दिया जाता है, टीवी बंद कर दिया जाता है। तो आप एक बार देखिएगा, जो मुद्दा उठा के और खुद जब सदन में चर्चा की बारी आते हैं और सदन छोड़ के भाग जाता है कि शेर आया, और चर्चा से पहले ही भाग गया, तो वॉकआउट करके चले जाते हैं। जब मौका मिलता है फिर वॉकआउट करके चले जाते हैं। तो इस पूरे अगर इसमें देखें हम विश्लेषण में, तो हमें एक चीज़ समझ में आती है कि राहुल गांधी में अभी वो परिपक्वता आई नहीं है जो राजनीति में होनी चाहिए, क्योंकि वो गंभीर मुद्दों को भी जो है वो कुछ ऐसी हरकत करते हैं कि वो खुद मजाक बन जाते हैं। जैसे हमने देखा है आंख मारने वाला सीन, आपने आंखें जब उन्होंने ब्लिंक करी, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो ये सारा जो है इंटरव्यू आप एक बार देखें उनके उसके यूट्यूब चैनल के ऊपर, क्योंकि उनके आरोप बड़े गंभीर हैं, कुछ हास्यास्पद भी है, कुछ कंट्रोवर्शियल भी है, तीनों चीज़ें मिली हुई है। गंभीर आरोप ये है कि मीडिया उनको जगह नहीं देता। अब आप G20 की जब बारी आती है तो आप देश छोड़ के विदेश में चले जाते हो, और G20 जैसा अगर यहाँ पे कुछ सम्मेलन होता है और फिर आप उम्मीद करो कि मैं विदेश में जाके किसी कमरे में बैठ के किसी को स्पीच दूंगा, मोदी सरकार के बारे अटैक करूंगा और मीडिया आपको दिखाए, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो ये तमाम तरह की चीज़ें जो है वो इस इंटरव्यू में रखी गई है। तो आप लोगों से मैं यही गुजारिश करूंगा, क्योंकि किसी पार्टी और किसी विशेष का हम पक्ष नहीं लेते हुए, आप उसे एक बार इंटरव्यू को देखें और उसका विश्लेषण करें कि इसमें कौन-कौन सा झूठ बोला गया और कैसे इसको एक जो है, जिसको कहते हैं ना कि राहुल गांधी के ब्रांडिंग करने का एक, जिसको कहते हैं प्रमोट करने का एक ज़रिया बनाया गया है। इसको एडिट किया, एडिट करने में भी इनसे गलती हो गई, क्योंकि इनको एक लाइन ज़रूर काटनी चाहिए थी जिसमें वो ये कह रहे हैं कि तीसरे दिन जो है वो ये बातें करने लगे कि हम बालाकोट करेंगे। जबकि इसमें गवर्नर को तो पता ही नहीं होगा कि बालाकोट एयर स्ट्राइक होगा भी या नहीं होगा, क्योंकि ये सेना से जुड़ा हुआ मुद्दा था और ये इतनी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होती है कि राफेल के मुद्दे में आपने देखा होता है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया था कि इस जो फाइल है उसको हम, इनकी जो रेट है राफेल की, उसको हम सार्वजनिक नहीं कर सकते, क्योंकि ये रक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। अब आप अंदाज़ा लगाएं, खुद इस पे विचार करें। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही, फिर हम एक नए एपिसोड के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।